हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग इस समय डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट जून 2025 में जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए हम लोग प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं 2017-18 से लेके 2024 तक के जितने क्वेश्चन आए हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में मैनेजमेंट सब्जेक्ट में पेपर 2 में, वो हम आज के लेक्चर में एंड इस सीरीज में कह लीजिए डिस्कस कर रहे हैं। एंड इस सीरीज में आज मेरा 6 लेक्चर वीडियो है। 5 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ओके, तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ना मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, ये वो सारे सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख तक मतलब मई 2025 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। ये सारे सब्जेक्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे एंड यही सिलेबस है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का, मैनेजमेंट का। कुछ और सब्जेक्ट हैं जो अभी मेरे चैनल पे नहीं है बट आने वाले समय में मैं अपलोड करूंगी। बट फिलहाल ये सारे सब्जेक्ट हैं जो आप पढ़ सकते हैं बहुत आसानी से। एंड अगर सिलेबस को लेके कोई डाउट है तो एक वीडियो है मेरा, मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया है सिलेबस। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का जून 2025 का जो सिलेबस है मैनेजमेंट सब्जेक्ट का, वो हमने डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या है एक बार आप रीड कर लीजिए। क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। और ये क्वेश्चन कब आया हुआ है? नवंबर 2000, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन आया हुआ है नवंबर 2021 का, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है मैच करना है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 आइटम। ये लिस्ट 1 की आइटम है, ये लिस्ट 2 की आइटम है, इनको आपको मैच कराना है। ठीक है, तो लिस्ट 1 में आपको क्या क्या दिया गया है? सिंपल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के हैं, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हैं। तो सिंपल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर, टीम स्ट्रक्चर एंड लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो ये 4 टाइप के स्ट्रक्चर हैं एंड इनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है? आपको मैच कराना है। ठीक है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। तो लिस्ट 2 में देखिए क्या क्या है। स्ट्रक्चर तो ये हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं ये स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट एन ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी टू कॉन्टिन्यूअसली अडेप्ट एंड चेंज। यानी वो स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टिन्यूअसली जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो सके, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल सके, अडेप्ट कर सके। तो ऐसा स्ट्रक्चर क्या होता है? ऐसा स्ट्रक्चर होता है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। यानी लर्न करके, नई चीजें सीख करके ऑर्गेनाइजेशन जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करता है। तो डी तो मैच हो रहा है 1 से। ठीक है, अगला क्या है? स्ट्रक्चर इन विच द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन इज मेड अप ऑफ वर्क ग्रुप। यानी वो स्ट्रक्चर जिसमें पूरे ऑर्गेनाइजेशन को क्या है? वर्क ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। तो वर्क ग्रुप में जो डिवाइड किया जाता है ना, वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है? वो होता है टीम स्ट्रक्चर। यानी पूरे ऑर्गेनाइजेशन को टीम्स में, वर्क ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो यानी सी किससे मैच हो रहा है? सेकंड से। अगला क्या है? इट इज एन ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन दैट ग्रुप सिमिलर ऑक्यूपेशनल स्पेशलिस्ट टुगेदर। यानी वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जहां पे सिमिलर काम करने वाले जो वर्क ग्रुप है उनको एक साथ किया गया है। तो ये क्या है? फंक्शनल स्ट्रक्चर। यानी एचआर एक तरफ, मार्केटिंग एक तरफ, फाइनेंस एक तरफ। ठीक है, तो ये हो गया फंक्शनल स्ट्रक्चर। अगला क्या है? इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन विद लो डिपार्टमेंटलाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन जिसमें सबसे कम डिपार्टमेंटलाइजेशन है, वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल है एंड फॉर्मेलिटीज बहुत कम है। तो ये है सबसे सिंपल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो समझ में आ गया सिंपल स्ट्रक्चर। ये है 4। बी किससे मैच हो रहा है? बी मैच हो रहा है 3rd से। ए मैच हो रहा है 4 से, बी मैच हो रहा है 3rd। यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये 3rd है। ठीक है, 3rd से। सी किससे मैच हो रहा है? 2nd से। एंड डी किससे मैच हो रहा है? 1 से। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या है? यहाँ पे आंसर है ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। और ये इसका एक्सप्लेनेशन है, अगर आपको रीड करना है एक बार रीड कर सकते हैं एंड इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन ये जो है इकोनॉमिक्स से है। ये क्वेश्चन कब आया हुआ है? अक्टूबर 2022 का क्वेश्चन है ये। एक बार क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। ये असर्शन रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो हैं। क्वेश्चन क्या है कि गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। एक असर्शन है, एक रीजन है। आपको बताना है क्या दोनों सही है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या दोनों सही है बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या ए सही है बी गलत है, या ए गलत है बी सही है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं।
अब एसर्शन एंड रीजन है क्या, पढ़ लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये ओलिगोपोली मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन है, मार्केट स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक सब्जेक्ट का है, ठीक है। और एक बात और है, इकोनॉमिक्स मैंने अपने चैनल पे कंप्लीट इकोनॉमिक्स 75 लेक्चर्स में डिटेल में माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक कवर की हुई है, तो वो आप मेरे चैनल से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। वहां पे मैंने ओलिगोपोली मार्केट भी डिटेल में पढ़ाया है। तो assertion क्या है कि an oligopolistic firm cannot decide the price it wishes to charge as well as the quantity it wishes to sell both at the same time। यानी ओलिगोपोलिस्टिक फर्म जो होती है वो कितना प्राइस चार्ज करना चाहती है या कितनी क्वांटिटी सेल करना चाहती है, ये दोनों एक साथ नहीं डिसाइड कर सकती है, ठीक है। रीजन क्या दिया गया है कि ओलिगोपोलिस्टिक फर्म टेक इनटू कंसीडरेशन द competitor action and counter action because of the strong interdependence among the competitive firm, ठीक है। मतलब ओलिगोपोलिस्टिक फर्म में बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंस होता है। तो बता दूं, ये जो असर्शन है ना, दैट इज करेक्ट, ये सही है, और इसका जो रीजन दिया गया है दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ये जो ओलिगोपोली मार्केट होती है, देखिए मार्केट स्ट्रक्चर में मैंने बताया था 4 टाइप की मार्केट होती है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट एंड ओलिगोपोली मार्केट, ठीक है। ये क्वेश्चन ओलिगोपोली मार्केट से है। ओलिगोपोली मार्केट में क्या होता है, ये देखिए मैंने डिटेल लिखी हुई है। ओलिगोपोली मार्केट में देयर आर फ्यू डोमिनेंट कंपनी, कुछ कंपनीज होती हैं वो डोमिनेंट होती है, वही कंट्रोल करती हैं मेजर मार्केट शेयर, ठीक है। और यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस बहुत ज्यादा होती है। इंटरडिपेंडेंस मतलब क्या होता है कि अगर एक कंपनी ने अपनी प्राइस को राइज किया है या फॉल किया है, तो दूसरी कंपनी अकॉर्डिंगली उसकी वो भी प्राइस में वो चेंज करती है, तो बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंस होती है, काउंटर एक्शन होता है, तो ये चीज है। और एक और कुछ फीचर्स जो इस टाइप की फर्म के हैं कि यहाँ पे हाई बैरियर होता है एंट्री में, स्ट्रैटेजिक इंटरडिपेंडेंस, बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंस होती है। किसी भी एक फर्म ने अपनी प्राइस में चेंज किया, वॉल्यूम में चेंज किया, तो दूसरी फर्म भी चेंज करती है अकॉर्डिंगली, ठीक है। एंड नॉन प्राइस कंपटीशन होता है इसमें, एडवर्टाइजिंग बहुत होती है, फोकस होता है एडवर्टाइजिंग में, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट पे बहुत फोकस होता है, ठीक है। तो आपको बता दूं कि यहाँ पे जो असर्शन है दैट इज करेक्ट, ये सही है कि ओलिगोपोलिस्टिक फर्म जो है कैन नॉट डिसाइड द प्राइस, वो एकदम अपनी प्राइस जो डिसाइड करना चाहे वो नहीं कर पाती है, और क्वांटिटी एट द सेम टाइम, क्यों, क्योंकि इंटरडिपेंडेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। एक फर्म ने चेंज किया तो दूसरी फर्म अकॉर्डिंगली वो भी अपनी प्राइस में चेंज करेगी, करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आंसर समझ में आ गया होगा। आंसर इज ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, बोथ असर्शन एंड रीजन इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो अगला क्वेश्चन है ना, ये भी ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट से ही क्वेश्चन है। ओलिगोपोली मार्केट में क्या होता है, वो जो डिमांड कर्व बनता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं किंग डिमांड कर्व, ये है। ओलिगोपोली मार्केट में जो डिमांड कर्व बनता है वो बनता है ये किंग डिमांड कर्व बनता है, और इस पे तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, अलग अलग तरीके से पूछे जाएंगे, बट क्वेश्चन बहुत आते हैं किंग डिमांड कर्व से। पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज फेस्ड बाय ओलिगोपोलिस्टिक फर्म। जो ओलिगोपोलिस्टिक फर्म होती है वो किस तरीके की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फेस करती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है लो इलास्टिसिटी फॉर प्राइस राइज एंड मोर इलास्टिसिटी फॉर प्राइस कट। अगला है हाई इलास्टिसिटी फॉर बोथ वेदर प्राइस राइज और प्राइस कट। लो इलास्टिसिटी फॉर बोथ वेदर प्राइस राइज और प्राइस कट। हाई इलास्टिसिटी फॉर प्राइस राइज बट लेस इलास्टिसिटी फॉर प्राइस कट, ठीक है। तो बता दूं, ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ओलिगोपोलिस्टिक फर्म में क्या होता है, जो डिमांड कर्व होता है वो इस टाइप का किंग डिमांड कर्व होता है, ठीक है। इसमें क्या है, ये है मार्केट प्राइस, ठीक है। इधर देखिए वाई एक्सिस पे है प्राइस ड्रॉ किया है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ड्रॉ की है, एंड यहाँ पे है मार्केट प्राइस, ठीक है। अगर ओलिगोपोलिस्टिक फर्म जो है मार्केट प्राइस से ज्यादा प्राइस बढ़ाता है तो क्या होता है, तो जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो राइज करती है, ठीक है। एंड अगर ओलिगोपोलिस्टिक फर्म में अगर मार्केट प्राइस से कोई फर्म मार्केट प्राइस से प्राइस फॉल करता है, कम करता है, तो जो प्राइस इलास्टिसिटी है दैट इज लेस देन 1, यानी वो प्राइस इलास्टिसिटी कम होती है, ठीक है। एंड इस पॉइंट पे जहां पे ये जो कर्व है ये बेंट हो रहा है ना, इसी को कहा जाता है किंग, इसीलिए इस जो डिमांड कर्व है इसका नाम है किंग डिमांड कर्व, इसको कहा जाता है, ठीक है। अब एक बात है कि ये जो ओलिगोपोलिस्टिक फर्म है इसमें क्या होता है, अगर फर्म ने अपनी प्राइस को बढ़ाया है तो बाकी फर्म नहीं फॉलो करेंगी, लेकिन प्राइस को फॉल किया है तो बाकी फर्म उसको फॉलो करेंगी,
ये देखिए लिखा है above the king the demand is more elastic, ठीक है। फर्म रेज द प्राइस above the prevailing market price, अगर फर्म अपनी प्राइस को राइज करता है, इस मार्केट प्राइस से प्राइस को बढ़ाता है, तो राइवल जो है तब फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, सेल जो है फर्म की वो फॉल होती है। लेकिन इसी के जस्ट अपोजिट, अगर कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को सस्ता कर देती है तो क्या होता है, तब डिमांड इलास्टिक हो जाती है और बाकी फर्म भी उसको फॉलो करती हैं। जैसा इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल इस समय ये है, इस समय कोल्ड ड्रिंक्स जो डिफरेंट कंपनीज की कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है, उनमें प्राइस वॉर बहुत तेजी से है। जो कैंपा न्यू कोल्ड ड्रिंक जो लॉन्च हुई है, वैसे ये काफी पुरानी कोल्ड ड्रिंक थी, लेकिन ये दोबारा रिलायंस ने इसको बाय किया है, इस कंपनी को। और कैंपा और इधर आपका थम्स अप और जो मेजर जो कोल्ड ड्रिंक के ब्रांड्स हैं, इनके बीच में मतलब इस समय प्राइस वॉर टाइप चल रही है कि कितने की बॉटल कितने कम प्राइस में सेल हो सकती है। तो ये क्या है, ओलिगोपोली मार्केट का बहुत बढ़िया एग्जांपल है। तो प्राइस, कोई भी फर्म अपनी प्राइस कट करती है तो बाकी फर्म उसको फॉलो करती है, लेकिन अगर कोई फर्म प्राइस को राइज करती है तब नहीं फॉलो करती है। तो इसीलिए क्या है कि इस किंग यानी ये जो बेंट हो रहा है, इसके ऊपर जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हाई होती है, इसके नीचे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लो होती है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, हाई इलास्टिसिटी फॉर प्राइस राइज, यानी जब प्राइस बढ़ाया जाएगा तो इलास्टिसिटी हाई होगी, जब प्राइस फॉल होगी तो जब प्राइस कट होगी बेसिकली तो लेस इलास्टिसिटी होगी। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको इक्विलिब्रियम डिमांड पता करनी है। अगला क्वेश्चन है द मार्केट डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशन। मार्केट का डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशन आपको दिया गया है, क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी सप्लाई दिया गया है, Q इज क्वांटिटी, P इज प्राइस, ठीक है। आपको इक्विलिब्रियम डिमांड पता करना है, इक्विलिब्रियम डिमांड। तो एट इक्विलिब्रियम डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाई इज इक्वल। इक्विलिब्रियम डिमांड पे क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाई इक्वल होती है। तो जरा दोनों को इक्वल करें, 30 माइनस 3P इक्वल्स टू 20 प्लस 2P। अब इसको इधर ले आइए, 30 माइनस 20 इक्वल्स टू 2P प्लस 3P। इधर आ जाएगा 10 इक्वल्स टू 5P, P इक्वल्स टू 2, P आ गया 2। बट यहाँ पे तो क्या पूछा गया है, इक्विलिब्रियम डिमांड पूछा है ना, तो इक्विलिब्रियम डिमांड मतलब इस इक्वेशन में पुट करिए P की वैल्यू। तो QD इक्वल्स टू क्या है, 30 माइनस 3 इंटू 2 यानी 30, ये अक्टूबर 2022 का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। 30 माइनस 6 इक्वल्स टू 24, तो आंसर इज 24, यानी ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये समझ में आया कैसे हुआ, इक्विलिब्रियम डिमांड क्या होती है, जिसपे क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाई बराबर होती है। तो दोनों को बराबर करिए, P की प्राइस निकालिए और उसमें पुट करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अगला है कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज टू कंडक्ट द बिजनेस इन अकॉर्डेंस विद द ओनर्स, यानी ओनर्स मतलब शेयर होल्डर डिजायर। दिस इज कॉन्सेप्चुअलाइज बाय। इसमें कहा गया है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बहुत सारी डिफिनीशन दी गई है। तो एक डिफिनीशन कॉर्पोरेट गवर्नेंस की क्या है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब होता है कि बिजनेस को इस तरीके से कंडक्ट करना ताकि जो शेयर होल्डर्स हैं, बेसिकली जो ओनर्स हैं, ठीक है, उनका क्या हो, उनके डिजायर, जो उनकी इच्छाएं हैं वो पूरी हो, उनके हित में काम हो। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, क्या ये हेनरी फेयोल ने दिया था, पीटर ड्रकर ने दिया था, लॉर्ड कैडबरी ने दिया था, या मिल्टन फ्राइडमैन ने दिया था, किसने ये कॉन्सेप्ट दिया था। तो बता दूं, ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब क्या होता है कि बिजनेस को कंडक्ट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द ओनर्स डिजायर। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको कहा जाता है शेयर होल्डर प्रिमेसी थ्योरी। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको कहा जाता है शेयर होल्डर प्रिमेसी थ्योरी, यानी शेयर होल्डर सबसे पहले हैं, वो सबसे मेन है। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय इकोनॉमिस्ट मिल्टन फ्राइडमैन। ये जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया था, ये मिल्टन फ्राइडमैन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर, एंड ये क्वेश्चन आया हुआ है अक्टूबर 2022 के पेपर में, ठीक है। तो चलिए फिर आज यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज हम यहीं तक रखते हैं। हाँ, तो अगर ये लेक्चर यूजफुल लगा है तो प्लीज इसको लाइक जरूर करिएगा, और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। एंड प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा, यूजफुल था कि नहीं था,
ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।